राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं डॉक्टर पवन कुमार जहांगीर, सहायक आचार्य चित्रकला। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने विभिन्न कला शैलियों का वर्गीकरण इस अध्याय के अंतर्गत जनजातीय कला अर्थात आदिवासी कला के बारे में अध्ययन किया। आज पुनः हम विभिन्न कला शैलियों का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत लोक कला के बारे में चर्चा करेंगे। बात करेंगे हम कि लोक कला क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। लोक कला जनसाधारण की भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति होती है। सभ्यता के विकास के क्रम में जहाँ एक ओर वह आदिम कला से जुड़ी रही है, तो दूसरी ओर सुसंस्कृत कला के मध्य स्थित रही है। इस कला को मुख्यतः ग्रामीण जनता से संबंधित किया जाता है, क्योंकि वस्तुतः इस कला को आगे बढ़ाने का कार्य ग्रामीण जनता ने ही किया है। कौन सी कला को? लोक कला को। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति से अपनी परंपराओं को प्राप्त करती हुई यह लोक कला आज भी हमारे पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की परंपराओं के साथ संबंध होकर हमारे बौद्धिक धरातल को स्पर्श किए बिना हमारे आंगनों में पलती हुई आगे बढ़ी है और बढ़ती रही है। लोक कला सदैव लोकमानस से प्रेरणा और पोषण प्राप्त करती रही है, जिसमें जनसाधारण के सहज आनंद से परिपूर्ण, सरल, स्वच्छंद और परंपरागत रूपों की अभिव्यक्ति होती है। यह प्राचीन परंपराओं को अक्षुण्ण रखने वाली कला है। लोक कला सदैव ही अपने परंपरागत विश्वासों, धारणाओं, आस्थाओं, रहस्यात्मक संकेतों और अतीत की प्रेरणा पर आधारित होती है। इसका प्रादुर्भाव समाज के रीति रिवाजों पर आधारित रहता है। अतः इसका स्वरूप धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों, अतिथि आगमन, धार्मिक पूजा पाठ, अनुष्ठान, मनोरंजन के साधनों, जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि संस्कारों तथा फसल के उत्सव आदि में विकसित होता दिखाई देता है। किसका स्वरूप? लोक कला का स्वरूप। लोक कला की सौंदर्यात्मक अनुभूतियाँ, चेष्टाएं, भावनाएं, मनोवृत्तियाँ लोक जीवन के साथ घुली मिली रहती है। यह कला बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी आश्रय के, संकेत अथवा शिक्षा के बिना निरंतर आगे बढ़ती रही है। जहाँ एक ओर इसमें बाल सुलभ सहजता हमें देखने को मिलती है, बालकों जैसी सरल सहजता हमें इसमें दिखाई देती है, तो दूसरी ओर आदिम समाज की सामाजिकता भी हमें इसमें देखने को मिलती है। इसका सर्वांगीण विकास हमें घरेलू जीवन में ही मिल जाता है। इस प्रकार लोक शब्द को प्रतिबिंबित करने वाली यह कला इसी मानव समूह की भावनाओं का सहज प्रतिरूप है, जो उसकी सौंदर्य अनुभूति और मांगलिक भावनाओं को प्रतीक रूप में अभिव्यक्त होती रही है। लोकमानस के हृदय की सरलता व सुबोधता लोक कला के प्राण है। लोक कला के सौंदर्य विधान को समाज के बहुसंख्यक लोग सहज श्वास की तरह ही स्वीकारते चलते हैं। लोक कलाएं प्रमुख रूप से स्थानीय ही होती हैं। स्थानीय परंपराओं की दृढ़ता के कारण इस कला में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री भी प्रमुखतः स्थानीय व आंचलिक ही होती है। ये लोक कलाकृतियाँ लोक सापेक्ष होती है। इसमें निहित भावनाएं
किसी एक व्यक्ति से संबंधित न होकर समस्त समाज से संबंधित होती है। लोक कलाकार ऐसे वातावरण में कार्य करता है जहाँ उसकी परंपराओं का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है। लोक कलाओं पर बाह्य प्रभाव न के बराबर होते हैं। इस कला में परिप्रेक्ष्य अथवा स्थानगत दूरी का कोई विचार नहीं होता है और न ही किया जाता है और न ही संयोजन की कोई विशेष पद्धति या निश्चित पद्धति होती है। लोक कलाओं के अभिप्राय बार बार प्रयोग में लाए जाते हैं, तथापि ये कलाएं मात्र अनुकरण नहीं होती, अपितु इसमें मौलिक शैलियाँ भी विकास पाती हैं। जहाँ मौलिकता के साथ साथ समाज में प्रचलित धारणाओं का भी इसमें ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार लोक कला किसी माध्यम विशेष में बंधी नहीं रहती और लोक कलाकार आकृति, माध्यम तथा तकनीक की दृष्टि से पूर्ण स्वतंत्र होता है। लोक कला को लोक गीतों के माध्यम से भी बहुत सरलतापूर्वक समझा जा सकता है क्योंकि लोक गीतों में लोक विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं के बहुत ही स्पष्ट विवरण प्राप्त होते हैं। भारतवर्ष में लोक कला को जीवित बनाए रखने का श्रेय यहाँ के नारी समाज को जाता है, क्योंकि जो व्रत, उपवास, उत्सव, त्योहार एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर अपने घर परिवार के लिए अनेक मंगल कामनाएं नारी समाज करती है, इन सभी मांगलिक अवसरों पर अनेक कलाएं विकसित होती चली गई है। इन्होंने धरती के प्रति अपनी पवित्र निष्ठा को बनाए रखने हेतु भूमि अलंकरण के रूप में हमें सुंदर लोक कलाकृतियाँ प्रदान की है। यद्यपि विभिन्न प्रांतों में लोक कला के इन भूमि चित्रों को अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन उनके मूल में जो आह्लाद है तथा जो आत्मीयता है वह सर्वत्र एक जैसी ही विद्यमान दिखाई देती है। इन भूमि अलंकरणों को महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है, तो गुजरात में इसको साथिया, राजस्थान में हम इसको मांडना कहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग इसे सोन रखना और कुछ में चौक पोरना भी कहते हैं, अल्मोड़ा तथा गढ़वाल में आपना, तो बिहार में अहपन और बंगाल में अल्पना कहा जाता है इनको। पर्व, त्योहारों तथा विवाह आदि के समय मंगलमय चिन्हों को दीवारों तथा आंगनों पर अंकित करने की प्रथा बहुत ही प्राचीन है। राजस्थान में मांडना के लिए गेरू, लाल रेत व सफ़ेद रंग खड़िया को प्रयोग में लाया जाता है। गेरू व खड़िया इसके मूल रंग होते हैं। इन अलंकरणों का आधार ज्यामितीय होता है। राजस्थान के प्राय प्रत्येक घर में भिंतियों, तोरण द्वारों तथा सिंह द्वारों पर लोक चित्रण और आंगन में मांडना का कार्य हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार राजस्थान में मेहंदी मांडने की प्रथा भी बहुत प्रचलित है। प्रत्येक त्योहार, उत्सव तथा ऋतु पर्वों में वहाँ स्त्रियाँ मेहंदी मांडती हैं। बंगाल के अल्पना चित्रों में कुछ अवसरों पर फूलों तथा पत्तियों को निचोड़ करके गीले रंग तैयार किए जाते हैं। अल्पना के लिए बंगाल में घरों पर ही रंग तैयार किए जाते हैं। प्राय शैल खरी को पीसकर श्वेत चूर्ण से स्त्रियां घरों के आंगनों, दीवारों व द्वारों पर चित्रकारी करती हैं। इसी के अंतर्गत लोक कला के अंतर्गत ही आता है पट चित्रण अर्थात वस्त्र चित्रण। लोक कला का एक अन्य रूप पट चित्रण देखने को मिलता है। पट चित्रण परंपरा भारत के अनेक प्रांतों में देखने को मिलती है, जैसे बंगाल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मद्रास आदि में। बंगाल के पट चित्रों को बनाने वाले कलाकार पटवे कहे जाते हैं। इन पट चित्रों के बीच बीच में देवी देवताओं के चित्र और चारों ओर के बॉर्डर में पशु पक्षियों का चित्रण देखने को मिलता है। बंगाल के कालीघाट के पट चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार राजस्थान में पट चित्रण परंपरा उदयपुर के पास भीलवाड़ा और शाहपुरा में बहुत
प्राचीन समय से ही देखने को मिलती है। इन पर भोपे चित्र बनाते हैं। ये भोपे इन चित्रों को गांव में ले जाकर सांझ को, शाम को समय इसे खोलकर 2 बांसों के सहारे टाँक लेते हैं और इस पर अंकित कथा को गा बजा कर के सुनाते हैं तथा नृत्य भी करते हैं, जैसे पाबूजी की फड़ भी कहा जाता है। इसी प्रकार पाबूजी के फड़ के अलावा जो आप इसमें देख रहे हो चित्रों में, देव नारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी या राम कृष्ण की फड़ बनाई जाती है, जिनका गायन और वाचन किया जाता है। बिहार में मिथिला में मधुबन नामक ग्राम में पटचित्र बनाने का प्रचलन है, जो अब कागज पर भी बनाए जाते हैं। इन चित्रों के विषय भारतीय पौराणिक कथाएं होती है और इन चित्रों को अधिकांशतः गांव की स्त्रियां ही बनाती है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास पैठन नामक गांव में पटचित्र बनाने का प्रचलन है। इन पटचित्रों को चित्रकाथी कहा जाता है। इसी प्रकार मद्रास में पटचित्रण का प्रचलन हमें मछलीपट्टम नामक शहर में देखने को मिलता है, जिसको कलमकारी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो लोक कला है उसमें पटचित्रण का विशेष महत्व रहा है। इसी प्रकार लोक कला में हम धार्मिक भित्ति चित्रण को लेते हैं। भारतीय लोक कला का प्रादुर्भाव धार्मिक भावना से होता दिखाई देता है, जो आज भारतीय जीवन के हर पहलू में रच बस गई है। यहाँ की लोक कला का एक विशिष्ट रूप धार्मिक भित्ति चित्रों के रूप में हमें देखने को मिलता है, दिखाई देता है। होली, दीपावली, दशहरा, तीज, पंचमी, शीतलाष्टमी, करवा चौथ, गणेश उत्सव, गोवर्धन पूजा, विवाह उत्सव, पुत्र जन्म, उपनयन संस्कार, उपहास आदि अनेक अवसरों पर घर की दीवारों, द्वारों, चौपालों, पोल आदि पर गेरिक आलेखनों, चित्रों, वर्ण चित्रों, चावल की मांडी तथा हल्दी आदि के द्वारा परंपरागत रूप में भित्ति चित्र अंकित किए जाते हैं। इन विभिन्न अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर हम हमारे घरों के सामने इस प्रकार के भित्ति चित्र, परंपरागत जो रूप हैं उनका चित्रण करते आ रहे हैं। इनमें शंख है, स्वास्तिक है, आभूषण है, कलश है, फूल पत्तियाँ आदि मंगलमय एवं सुख समृद्धि सूचक आकृतियों को चित्रित किया जाता है। कुछ विशेष अवसरों पर जैसे दुर्गा पूजा है, गणेश उत्सव है आदि पर इष्ट देव की प्रतिमाएं बनाकर जुलूस के रूप में भी निकाली जाती है और निकालने के बाद में उनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार के मनोरंजन प्रवर्त कलाएं जैसे सांझी है, टेसु है, नौरते हैं आदि का भी प्रचलन है। शिशु जन्म के अवसर पर द्वार साहतिया की जो प्रथा है वह भी विशेष है। विवाह के अवसर पर थापे आदि रखे जाते हैं। इनको बनाने के लिए प्राय गोबर, मिट्टी, शंख, कोड़ी, शीप, खजूर की पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है। नियमित रूप से भी कुछ आकृतियों का सदैव प्रयोग किया जाता है, जैसे घरों तथा खलियानों के द्वार पर गणेश, लक्ष्मी, इंद्र आदि की आकृतियां बनाए जाने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। भूमि अलंकरणों, भित्ति चित्रों व पट चित्रों के अतिरिक्त भी लोक कला के उदाहरण हमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बड़ी संख्या में देखने को मिलती है। लोक कलाकार इन्हें अधिकांशतः उपयोग के आधार पर बनाता है। लोक कला के ये उदाहरण मिट्टी के पात्र, वस्त्र, नाव, मधुमक्खी पालने के संदूक, कंघी पालना, पंखा, वाद्य यंत्र, छड़ी, बेंत, गुड़िया, खिलौने, पतंग, कठपुतली, चरखे, टोकरी आदि होते हैं लोक कला के ये उदाहरण। बंगाल के मिट्टी के पात्रों की चित्रकारी विशेष दर्शनीय होती है। इन पर मानवाकृतियाँ, पशु पक्षी, फूल पत्ते, बेल बूटे आदि अनेक प्रकार की आकृतियों का चित्रण होता है। ऋतुओं के उत्सवों में लोक कलाकार अनेक प्रकार के मनोरंजन कलाकृतियाँ तैयार करते हैं।
मनोरंजक कलाकृतियाँ बनाते हैं, तैयार करते हैं। जैसे अनेक प्रकार की मनोरंजन वेशभूषाएँ, मुखौटे, पुतले, आतिशबाजी आदि। शिल्पों और अनेक प्रकार के उद्योगों के रूप में भी भारतीय लोक कलाओं की सदैव से प्रतिष्ठा रही है। राजस्थान की हाथ से छापी जाने वाली ब्लॉक प्रिंटिंग का वस्त्र उद्योग, पीतल व पत्थर की नक्काशी की मूर्तियाँ, जयपुर की ब्लू पोट्री उद्योग ने आज संसार भर में अपनी धाक जमा ली है। लोक कला की प्राचीन परंपरा की उपलब्धि शुंगकालीन सांची के तोरण द्वारों में अंकित जातक कथाओं के लोक चित्रों में होती है। इस लोक कला के दर्शन हमें अजंता की चित्रावली, राजपूत, पहाड़ी व अपभ्रंश जैन शैली में भी होते हैं। अपभ्रंश शैली के चित्रों में लोक जीवन की सार्थक अभिव्यक्ति तभी संभव हो सकी जब उसने राज्याश्रम के विलासमय वातावरण से अछूती रहकर लोक जीवन की सच्ची झांकियाँ प्रस्तुत की है। लोक शैली से प्रभावित आधुनिक चित्रकारों में यामिनी राय का नाम विशेष सम्मान के साथ लिया जा सकता है। लोक कला की शैली पर वर्तमान शास्त्रीय कलाओं, औद्योगिकरण व मशीन युग ने बहुत प्रभाव डाला है। इससे इस कला के स्वरूप में आज बहुत परिवर्तन आ गया है। अतएव प्राचीन लोक कला व आधुनिक लोक कृतियों में पर्याप्त अंतर दिखाई दे रहा है। आज इस लोक संस्कृति को बचाए रखने की आवश्यकता है। इस प्रकार आज के इस अध्याय में हम लोगों ने जो विभिन्न कला शैलियाँ हैं, कला शैलियों का जो वर्गीकरण किया, उसके अंतर्गत लोक कला को जाना है। लोक कला के अंतर्गत भी हमने लोक जो पट चित्रण है, वस्त्र चित्रण हैं, उनके जो धार्मिक भित्ति चित्रण हैं, उनके बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम शास्त्रीय कला के बारे में बात करेंगे।